अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम गुलशन है और आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री की में कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की डेफिनेशन को देखते हैं। The complex compound has a special class of compounds in which the metal or ion are bound together to a number of anions or neutral molecules. It means that कि सेंट्रल मेटल के साथ डिफरेंट किस्म के एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. In modern terminologies, these are called coordination compound. In other words, two species are combined and form a complex compound in which one have less number of electron and other have more numbers of electron. इसका मतलब ये हुआ कि दो स्पीशीज आपस में कंबाइन करती हैं और एक कम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. इस कम्प्लेक्स में दो स्पीशीज आपस में कंबाइन करती हैं जिनमें एक के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिखाया डायग्राम में ए और बी. ए के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और बी के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है. मतलब कि ए के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और बी के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी मौजूद है. हमेशा एरो मूव करता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर. मतलब कि एरो उधर से जाता है जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही हो तो उधर से इलेक्ट्रॉन एरो जाता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी तरफ उसका मूव होता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर. इन दिस डायग्राम एरो इज ऑल्सो मूव फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर. नेक्स्ट हम केमिस्ट्री में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो NH3 और BF3 इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. NH3 के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है और BF3 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. NH3 अपना लोन पेयर डोनेट करता है BF3 के पास. In this example, NH3 is a donor and BF3 is an acceptor. It means that electron donated from NH3 and accepted from BF3. The arrow move from donor to acceptor. मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताई, ए और बी वाली और NH3 और BF3 वाली. ए और बी वाली की अगर हम बात करें, ए हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and B have more numbers of electron. So A is called donor and B is called acceptor. The arrow move from A to B. It means that arrow move from donor to acceptor. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारी डेली रूटीन में किधर किधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मौजूद हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किधर एग्जिस्ट करते हैं. क्योंकि हम इंसान हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम एग्जांपल्स भी इंसानों में ही देख लेते हैं. इन ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन मेन कंपाउंड इन ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयरन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन हीमोग्लोबिन इंसानों में मौजूद होता है और इसमें आयरन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इट मीन्स दैट आयरन वर्क एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन हीमोग्लोबिन. ये तो हमने एग्जांपल देख ली ह्यूमंस में. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. क्लोरोफिल तो आपको पता है कि बहुत कॉमन पिगमेंट है प्लांट्स में. क्लोरोफिल आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लोरोफिल में Mn is a coordination compound. It means that Mn is work as a coordination compound in chlorophyll molecules. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली रूटीन में यूज़ होने वाली डाइट में B12 हेल्प इन फंक्शन इन ब्रेन. मतलब कि B12 एक विटामिन है जो कि दिमाग के फंक्शंस को परफॉर्म करता है. CO इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन B12. नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में. हमारा बेसिक टॉपिक ही आज का यही है कि ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री किस तरह की होती है. बिफोर वी अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी रीड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. मतलब कि जो ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखनी चाहिए जो कि हमें ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल हो सकती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लाइगेंड्स कि what are the ligands. Ligands the molecules or ions which are coordinated to the metal atom or ion. मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल मौजूद होता है. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन कंपोनेंट है वो सेंट्रल मेटल है. उसके साथ डिफरेंट किस्म के लाइगेंड्स अटैच होते हैं. डायग्राम में आपको दिखाया गया जो दरमियान में ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है वो एज एम सेंट्रल मेटल और साइडों पे ब्लू कलर की
दिखाए गए हैं मॉलिक्यूल्स वो एज अ लाइगेंड। इस डिस्प्ले में आपको दिखाया गया है कि सेंट्रल मेटल के साथ 6 लाइगेंड्स अटैच्ड हैं। लाइगेंड्स पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल। इट मीन्स दैट लाइगेंड्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जो लाइगेंड्स होते हैं वो लीविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। लीविस बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी मौजूद होती है। इन द सेम मैनर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइगेंड्स हैव कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल एटम के बारे में कि सेंट्रल एटम बेसिकली होता क्या है। लाइगेंड्स का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। लाइगेंड्स वो जो साइडों पर अटैच होते हैं, अटैच भी किसी चीज़ के साथ होना होता है, उस सेंटर में जो मॉलिक्यूल मौजूद होता है उसके साथ लाइगेंड्स अटैच होते हैं। सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय लीविस एसिड बेस इंटरेक्शन। इट मीन्स दैट कि कोऑर्डिनेशन का जो कंपाउंड है वो लीविस एसिड बेस की प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं जिसमें लीविस एसिड बेस का अगर हम प्रिंसिपल को गौर करें, इसके साथ कंपैरिजन करें, लीविस एसिड क्या होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो और बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी हो। इन द सेम मैनर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मैटर के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और लाइगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद मौजूद होती है जो उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। Central atom is a metal. Metal are act as a Lewis acid that accept electrons. जो सेंट्रल मेटल होती है वो लीविस एसिड की तरह काम करती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखती है। सेंट्रल एटम हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है नेचर में हर बंदा स्टेबल होने की कोशिश करता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी, एटम भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उनके पास सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन किससे से लेता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो लाइगेंड्स कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन से लेता है वो सेंट्रल मेटल कहलाता है। हमने सेंट्रल मेटल और सेंट्रल एटम्स और लाइगेंड्स दोनों के बारे में बात कर ली। ये तो हो गया हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली सेंट्रल एटम और लाइगेंड्स ने जो जगह घेरी हुई होती है वो उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। द प्लेस वेयर लाइगेंड्स एंड सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट। मतलब कि वो एरिया जो लाइगेंड्स और सेंट्रल एटम ने कवर किया हुआ होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स ऑफ द लाइगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल। इट मीन्स दैट के सेंट्रल मेटल के साथ कितने लाइगेंड्स अटैच्ड होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इट मीन्स दैट नंबर्स ऑफ द बॉन्ड अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Size of the ligands also affect the coordination number, shape and geometry of compounds. सिर्फ यही नहीं कि कितने लाइगेंड्स अटैच होते हैं, लाइगेंड्स का साइज भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत अहम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के साइज की निस्बत छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के साइज की निस्बत छोटा होता है। फ्लोरीन एग्जांपल आपको सामने डिस्प्ले में दिखाई गई है, FeF6 और FeCl4। मतलब के फ्लोरीन के 6 मालिक्यूल्स और क्लोरीन के 4 मालिक्यूल्स आयरन के साथ अटैच हैं। FeF6 भी बनता है और FeCl4 भी बनता है, बट FeCl4 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू FeF6। मतलब कि FeCl4 इज मोर स्टेबल देन FeF6। मतलब बनते दोनों ही हैं लेकिन FeCl4 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू FeF6। ये सामने आपको FeF6 की और FeCl4 की एग्जाम्पल दोनों दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हमें वेस्पर का रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वेस्पर डज नॉट ओनली डिस्क्राइब द शेप ऑफ कंपाउंड्स बट आल्सो डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कि वेस्पर कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करता है। वेस्पर का बहुत अहम किरदार है ना सिर्फ कंपाउंड्स की शेप को बताने में बल्कि उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन भी करने में। To understand the geometry of coordination compounds, we need to read a concept of Vesper। मतलब कि किसी भी कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत वेस्पर का हाउ नाउ होना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर,
Electrons arrange themselves around the central atom in that way that they have minimum repulsion between them to obtain stability. मतलब कि वेस्पर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के दरमियान अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस कम से कम हों ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। ये हमने देखा कि वेस्पर के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को सेंट्रल मेटल के दरमियान साइडों पे इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन की जो फोर्सेस हैं वो कम से कम हो और वो मोर से मोर स्टेबल हो सके। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं। वेस्पर नॉट ओनली डिस्क्राइब द शेप ऑफ कंपाउंड बट आल्सो डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। इट मीन्स दैट कि वेस्पर की जो थ्योरी है वो ना सिर्फ कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है बल्कि उसकी शेप को भी बताती है। हम वेस्पर की थ्योरी को ही अपने माइंड में रखते हुए वेस्पर से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, अमोनियम और वाटर। मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 109, अमोनियम में 107 और वाटर में 104। इनकी एंगल और ज्योमेट्री में डिफरेंस किस वजह से है, ये वेस्पर का बेसिक कंसेप्ट था। वेस्पर के मुताबिक लोन पेयर मतलब कि फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम मीथेन के देखें तो उसका बॉन्ड एंगल 109 और इसका ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। क्यों है? इसके पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, लोन पेयर की एब्सेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। अमोनिया के एंगल मूव करता है 109 से 107 में, मतलब कि उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और उसकी शेप ट्राइगोनल हो जाती है टेट्राहेड्रल से। ट्राइगोनल होने की बेसिक वजह यह है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। लोन पेयर की प्रेजेंस उसके बाकी बॉन्ड पेयर को, मतलब कि उनके बाकी बॉन्ड पेयर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी शेप ट्राइगोनल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का जो एंगल है वो 107 से मूव करके 104 पे आ जाता है और उसकी शेप बेंट शेप हो जाती है या फिर वी शेप। इसकी शेप बेंट या वी क्यों होती है? बेसिकली वाटर के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसके बाकी बॉन्ड पेयर पे इफेक्ट होता है और उसकी शेप बेंट हो जाती है या फिर वी शेप हो जाती है। वेस्पर आल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ रिपल्शन। वेस्पर ने बताया कि रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं? अकॉर्डिंग टू द वेस्पर, लोन पेयर फोर्सेस इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर फोर्सेस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज आल्सो ग्रेटर फ्रॉम बॉन्ड पेयर फोर्सेस। मतलब कि वेस्पर के मुताबिक लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन की फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर की फोर्सेस होती हैं और सबसे कम बॉन्ड पेयर की फोर्सेस होती हैं। Now remember the concept of the Vesper in mind. We see the geometry of compounds. मतलब कि वेस्पर के कंसेप्ट को हमने अपने माइंड में रखना है और देन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले हम उन कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया AgNH3 इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। These compounds have linear shape and bent shape. मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है उनकी शेप या तो लीनियर होगी या फिर बेंट होगी। इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस कम से कम हो। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्फ इन सेंट्रल मेटल सो दैट दे हैव मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से खुद को अरेंज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करें और इनके दरमियान रिपल्शन की जो फोर्सेस हैं वो कम से कम हो। मैंने आपको बताया ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है उनकी ज्योमेट्री या तो वी शेप हो सकती है या फिर बेंट शेप हो सकती है। सामने एग्जाम्पल में मैंने डायग्राम लगाई हुई है NH3 और NH3 AG और NH3। मतलब कि AG सेंट्रल मेटल है और उसके साइड पर NH3 AG के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और अमोनियम के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है। अमोनियम से इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो मूव करता है गोल्ड के AG की तरफ। ठीक हो गया। इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल वो 180 है। मतलब कि 180 पे भी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। इनके दरमियान 180 डिग्री पे सबसे कम रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और इनकी ये शेप लीनियर शेप कहलाती है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स बहुत हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हैं। फॉर एग्जांपल CuSi एंड गोल्ड ETC। नेक्स्ट हम बात करते हैं AgSnCSCN। AG
HCN ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बिलोंग करता है। इसकी शेप बी शेप होती है। एटम अरेंज themselves in this manner so they obtain stability and have minimum repulsion between them। मतलब कि इस एग्जाम्पल में भी एटम अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्सेस है वो कम से कम हो ताकि एटम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके। ये कोऑर्डिनेशन का ये जो कंपाउंड है वो यूज़ होता है टॉलिन रिएजेंट के तौर पर ताकि ये प्रेजेंस को चेक कर सके एल्डिहाइड की। मतलब इट इज यूज फॉर चेक टू प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड्स। इसकी जो शेप होती है वो बेंट शेप होती है। पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको लीनियर शेप की जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बेंट शेप की, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है वो दो तरह से ज्योमेट्री उनकी एग्जिस्ट कर सकती है, लीनियर और बेंट। लीनियर की मैंने आपको बता दी, बेंट की मैंने आपको सामने डिस्प्ले में दिखा दी है। बेंट शेप एग्जिस्ट इन नेचर। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2। एटम्स अरेंज देमसेल्फ इन दिस मैनर सो दे हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम सो दे ऑब्टेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। द कंपाउंड्स विच हैव 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। There are two possible shapes are occur in coordination number 4। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनकी शेप दो तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल और उसकी दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के बारे में। टेट्राहेड्रल में CuCl4 is a best example of tetrahedral coordination number 4। Cu दरमियान में सेंट्रल मेटल है और इसके साथ क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है जबकि Cu के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मूव करता है फ्रॉम क्लोरीन टू Cu मतलब कि क्लोरीन से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद। हर बंदा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, नेचर में हर बंदा स्टेबिलिटी चाहता है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। इन दिस एग्जांपल कॉपर इज आल्सो रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरीन। मतलब कि कॉपर भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेता है क्लोरीन से। Chlorine have lone pair of electron and Cu have deficiency of electron. So one molecule is formed which is called CuCl4। मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स बनता है जो कि CuCl4 है। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की मैंने आपको एग्जांपल दे दी CuCl4 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर में 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं सेंट्रल एटम के साथ। स्क्वायर प्लेनर में इस एग्जांपल में मैंने आपको दो कंडीशंस दिखाई हैं, सिस और ट्रांस। सिस का आपको पता है अगर सेंट्रल एटम की एक साइड में दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे तो वह सिस होगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो वो ट्रांस होगा। सामने मैंने आपको सिस भी दिखा दिया और ट्रांस भी दिखा दिया। इस एग्जांपल में जो हमने मॉलिक्यूल्स दिया है इट इज़ यूज्ड एज अ एंटी कैंसर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसको हम एंटी कैंसर मतलब कि कैंसर की बीमारी की इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेचर में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कुछ बुक्स में हमें बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से 9 तक और कुछ बताया गया है 1 से 12 तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्री और उनकी जो एग्जिस्टेंस की मतलब कि पॉसिबिलिटी जो ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है वो मैंने बता दी। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की और एग्जांपल सामने डिस्प्ले की हैं। ये भी इनकी ज्योमेट्री भी सेम मैनर से टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद क्यों बताया, इसकी बेसिक वजह ये है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं वो पहले बात की जाती है, इसलिए मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पहले एक्सप्लेन किया, देन आई एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी एग्जिस्ट करता है लेकिन इतना एग्जिस्ट नहीं करता है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। द कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इज वेरी रेयर इन नेचर। ये एग्जिस्ट तो करता है, ये नहीं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते,
ये एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो इनका 3 होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, मतलब रेयर से मतलब बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर्स में होती है, मतलब कि 3 त्रिकोण जैसी होती है ना, ऐसे ऐसे होते हैं ट्रायंगल की तरह। एंगल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर 3, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इनके दरमियान एंगल किस तरह का होगा? द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज 120 एंड ट्राइगोनल प्लेनर इज अकर। मोस्टली कॉमन यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर 2, 4 एंड 6। मैंने आपको पहले बताया कि 2, 4 और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 2 और 4 को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को भी एक्सप्लेन कर दिया है। द कंपाउंड्स अकर इन नेचर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन नंबर 1 to 9। मैंने आपको पहले बताया कि कंपाउंड्स नेचर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो 1 से 9 तक, कुछ बुक्स में 1 से 12 तक लिखा हुआ है। ये मैंने आपको डिस्प्ले में वो एग्जांपल बताई, वो स्ट्रक्चर से दिखाया जो सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब कि स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। मेरे सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल हम फिर बात करेंगे। तो अब हमने ये तो देख लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 किस तरह एग्जिस्ट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉलोइंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है कि एक की ऑक्सीडेशन 1 थी, लेकिन ये इसके 4 मॉलिक्यूल है, इसके साथ इसके लिए 4 लगाया गया, और CN की -1 थी, इसलिए इसके साथ इसके 6 मॉलिक्यूल थे, इसके साथ 6 लगाया गया। सबको कैलकुलेट करने के बाद लास्ट पे जो हमारा नंबर आता है वो x की वैल्यू 2 आती है। दरअसल जो ये x इस्तेमाल कर रहे हैं ये Fe, मतलब कि सेंट्रल मेटल x है और उसके साइडों पे लाइगेंड्स अटैच हैं। उनका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हमने अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किया। ये जो x की वैल्यू 2 आई है ये दर हकीकत की वैल्यू आई है आयरन की। सेंट्रल मेटल हमारा इसमें क्या है? आयरन। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हमें पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल बिलोंग करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की 2 की भी ज्योमेट्री बताई कि ये लीनियर और बेंड शेप में एग्जिस्ट कर सकती है। Why this shape and geometry of coordinations compound is important। हमने इतना लंबा टॉपिक तो पढ़ लिया, देख लिया कि कौन सी ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, इनके दरमियान एंगल कौन कौन से हो सकते हैं। Why the shape and geometry of coordination compound is important। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चेक करने के लिए हम ये देखते हैं। द शेप ऑफ द कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन हाउ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप को इसलिए देखते हैं हमें पता चल सके कि मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं और किस रिलेशन में आपस में रहते हैं, उनकी ज्योमेट्री इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को देख के हम उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को बआसानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी शेप या ज्योमेट्री सिंपल होती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन मॉलिक्यूल्स की जिनकी ज्योमेट्री और शेप कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी को सिंपल सिटी में लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। फ्रॉम द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड वी आल्सो फाइंड आउट द पोलैरिटी, रिएक्टिविटी, मैटर नेचर। मतलब कि शेप और ज्योमेट्री से हम किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी को, उसकी रिएक्टिविटी को और उसकी मैटर नेचर को मालूम कर सकते हैं। हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमने उस चीज़ की ओवरव्यू लेना है कि हमने अपने टॉपिक में ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली हमने उसकी डेफिनेशन को देखा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, मतलब कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 स्पीशीज़ आपस में कंबाइन करती हैं, जिसमें एक स्पीशीज़ के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और दूसरी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एंड एरो मूव्स फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है। इस तरह से एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। देन हमने बात की लाइगेंड्स की। लाइगेंड्स क्या होते हैं? एक सेंट्रल मेटल मौजूद होती है, मतलब जिसके सेंट्रल मेटल वो मेटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और लाइगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लाइगेंड्स टू सेंट्रल मेटल।
देन हमने बात की सेंट्रल एटम की, मतलब कि जो लाइगेंड्स वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को डोनेट करेंगे, वो किसको डोनेट करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। सेंट्रल एटम दरमियान में मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मौजूद होती है। देन हमने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर्स की, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि सेंट्रल मेटल के साथ कितने लाइगेंड्स अटैच्ड हैं। attach the ligand to the central metal is called coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे असरअंदाज होता है। ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बल्कि लाइगेंड्स का जो साइज़ है वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ छोटा होता है वो ज़्यादा मिकदार में सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं एज़ कम्पेयर टू वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ बड़ा होता है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन और क्लोरीन की एग्जांपल बताई। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है क्लोरीन के साइज़ की निस्बत। देन हमने बात की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने जो एरिया को घेरा हुआ होता है, मतलब कि वो जगह जहाँ पर सेंट्रल मेटल और लाइगेंड्स आपस में अटैच होते हैं और जिन्होंने आपस में इतनी एरिया को कवर किया होता है वो उसका बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। देन हमने उनकी बात की, उनकी ज्योमेट्री की, जो हमारा बेसिक टॉपिक था। ये जो हमने टर्म्स पढ़ी ये हमें हेल्प आउट होती थी हमारी ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने में। देन हमने ज्योमेट्री के बारे में बात की, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने आपको ये भी बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से 12 या 1 से 9 दो बुक्स में अलग अलग बताई गई हैं, 1 से 9 और 1 से 12 तक। मैंने आपको बताया है कि नेचर में एग्जिस्ट तो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर 2, 4 एंड 6। हमारे सिलेबस में आज जो हमने बात की वो 2, 3 और 4 की थी। 3 भी नेचर में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इतना एग्जिस्ट नहीं करता जितना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको इसकी रेयर कंडीशन की भी एग्जांपल्स बता दी। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 4 को डिटेल से देखा, उनकी एग्जांपल्स को देखा और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योमेट्री को देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि अगर हम ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं तो हमें किसी भी कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इसके मेल्टिंग पॉइंट्स, इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी पोलैरिटी, उसकी मैटर नेचर किस तरह की होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको इन तमाम टर्म्स की समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आई रियली होप सो कि आपको इस टॉपिक की पूरी समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म का मसला हो जो मैंने आपको बताया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसकी ज्योमेट्री को देखा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।